नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आज बिल्कुल मैं वापस से एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी वैकेंसीज निकाली है। और वैकेंसीज जो निकाली जाए तो बहुत समय बाद में सुनने में आया कि परिवहन विभाग के लिए निकाली है। अभी तक आप देखेंगे आरटीओ में सब इंस्पेक्टर होता है, एमपीपीएससी की प्री मेन जो सिविल सर्विस होती है उसी से होता है। लेकिन कई सालों के बाद में इस बार फिर लोक सेवा आयोग ने एक वैकेंसी निकाली है। और उसके बाद में भी आप देखिए तो कहा कि ये परिवहन यान परिवहन उप निरीक्षक ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की पद की निकाली है। रही बात कल 4 तारीख को इसका उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी वो चीज पता चल जाएगी कि यदि आप ग्रेजुएट है तो भी आप इस एग्जाम को दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या हमें। और ये एकमात्र अभी इन्होंने ऐसी एग्जाम निकाली कि परिवहन विभाग, आप समझते हैं कि परिवहन विभाग में यदि कोई जाता है तो या तो इसमें आरक्षक की भर्ती होती है जो व्यापम लेता है और बहुत कम संख्या में होती है, या फिर एमपीपीएससी के थ्रू आरटीओ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, उस पर जाया जाता है। लेकिन ये भर्ती उन्होंने निकाली है 3rd ग्रेड की एग्जीक्यूटिव की निकाली। साथ ही कैसा है, स्थायी पद है। इस वीडियो में हम उस पूरी डिटेल को बताएंगे जो चीज मांगी गई और क्या आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। और दूसरी बात कहें, ये एकमात्र ऐसी भर्ती है कि आपको एग्जाम भी देना है, इंटरव्यू भी देना है और उसके बाद में आपका चयन होगा। मतलब लोक सेवा आयोग इंटरव्यू भी लेगा इस भर्ती के लिए। तो अब हम जानते हैं कि इसके लिए निकाली गई कब। इसका विज्ञापन 4/6/2025 को जारी किया गया, कि 4/6/2025 को जारी किया। साथ ही ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होंगे 20 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 19 जुलाई 2025 दोपहर के 12 बजे तक। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परिवहन विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन के हेतु परिवहन यान परिवहन उप निरीक्षक ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के पदों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि कब से है, तो ये 20/6/2025 से स्टार्ट होगी 19/7/2025 दोपहर तक। अब इसके लिए इन्होंने कहा कि आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या तो ये आयु की गणना करेंगे 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में करेंगे, किसके अकॉर्डिंग। और दूसरा उन्होंने क्लियर कहा आपकी जो भी 10th की मार्कशीट पर जो डेट लिखी रहेगी उसी को ये काउंट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग होगी ये चीजें। फिर हम आगे चलते हैं, इसी में शुल्क वगैरह की बात आगे देखेंगे। त्रुटि सुधार भी इन्होंने दिया है कि जब जब तक त्रुटि सुधार, तो आप पहली बार में इतना अच्छा फॉर्म भरे तो उसमें कोई, क्योंकि यदि आपकी डिटेल भी आप यदि प्रॉपर नहीं भर पाते हैं तो फिर ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जब हम परीक्षा भी निकाल देते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब बहुत सारा हर्डल हमारे ऊपर आता है। इसलिए फॉर्म भरे, बहुत व्यवस्थित तरीके से भरे, पूरा शांति से जाए। एमपी ऑनलाइन वाले को भी कहें कि मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं कि मैं मेरी चीजों को ही गलत करवा दूं, इसलिए आप सही समय पर आराम से शांतिपूर्ण तरीके से भरे। अब इसके लिए पात्रता क्या क्या इसने मांगा है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ऑटोमोबाइल मैकेनिकल विषय में उपाधि अथवा किसी भी विषय में स्नातक उपाधि, या तो आपके पास में ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में डिग्री वगैरह होगी तो आप एलिजिबल है। अदरवाइज किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल मैकेनिकल विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। अब आपके पास में दो चीजें, या तो आप ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल से आपके पास डिग्री होना चाहिए, अदरवाइज आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन किया है, आपके पास ग्रेजुएशन हो, साथ ही ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल में आपके पास में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोनों में से क्यों, लेकिन मांगा है ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल। उसी के साथ में उसने फिर कहा है कि मोटरसाइकिल, मोटर, भारी मालयान, भारी यात्रियान चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। मतलब यदि आप एक मध्य प्रदेश में भी जिम्मेदार नागरिक हैं और आपने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और आप गाड़ी चलाते तो आपके पास लाइसेंस तो होगा ही होगा। और यदि मान लो वो नहीं है तो आपको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे भी 18 साल के बाद आप गाड़ी चलाते हैं तभी आपका लाइसेंस भी बन पाएगा, तो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। तीसरी बात, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। मतलब आपके साथ में कंप्यूटर का भी डिप्लोमा होना कंपलसरी, ये भी होना ही होना चाहिए आपके पास में। किससे, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी मान्य प्राप्त संस्था से। अभ्यर्थी का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए। सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.68 मीटर। 1.68 मतलब ये होता है कि आपकी 168 सेंटीमीटर
जनरल या ओबीसी की हाइट होना चाहिए, जनरल या फिर ओबीसी की। दूसरा उसने फिर कहा है, और इनका भी जो चेस्ट वगैरह होना चाहिए तो 84 89 होना चाहिए। अब 5 सेंटीमीटर एक्सपांड एक स्वस्थ व्यक्ति का होता ही होता है, तो इनने 84 to 89। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.60 से और 76 से 81। अब जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं उनकी हाइट ने मांगी है 160 सेंटीमीटर। साथ ही उनके चेस्ट की बात करें तो उन्होंने 76 और 81 कहा है। महिला अभ्यर्थी की बात करें तो महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.55 मीटर होना चाहिए। सीने की माप महिलाओं के लिए लागू नहीं है। अब यदि यहां पर किसी भी फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए उन्होंने हाइट मांगी है 155 सेंटीमीटर, मतलब इतनी आपकी हाइट होना ही होना चाहिए। साथ ही ये भी होना चाहिए ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में आपके पास में या तो डिग्री हो या फिर कहीं से भी आपने डिग्री की इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी बात आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। तीसरी बात भारत या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। उसी के बाद में ये उन्हें हाइट का भी क्राइटेरिया दिया है। अब इसी के साथ में हम आगे चले तो इन्होंने कहा रोजगार पंजीयन। अब यदि कहा जाए अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए रोजगार लग रहा है। दूसरी बात इन्होंने एक चीज और कही है कि यदि आपके पास में रोजगार कार्यालय का पंजीयन नहीं है, लेकिन यदि आप इस परीक्षा को निकालते हैं और ये ऐसी परीक्षा है कि ना कोई प्री है, आप इसे मेंस कहे या एक ही एग्जाम कहे और इसी के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू है, मतलब आपको प्री मेंस वाला लफड़ा ही नहीं, केवल एक एग्जाम दो और यदि आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे डायरेक्ट 3 गुना में आते हैं तो डायरेक्ट आप पहुंचेंगे इंटरव्यू के लिए। इसमें इन्होंने कहा कि जब भी आप साक्षात्कार के लिए जाए उस समय आपके पास में पंजीयन रोजगार कार्यालय का पंजीयन होना चाहिए। जब होना चाहिए, अभी है नहीं है वो मैटर नहीं करता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा। देखिएगा आवश्यक नहीं होगा, मतलब अगर रोजगार कार्यालय का पंजीयन अभी नहीं भी है तो भी चल जाएगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। मतलब यदि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते तो उसके बीच में करवा लेना, आपको भेजना पड़ेगा। तीसरी बात फिर गई, मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग बोर्ड विश्वविद्यालय स्वशासित संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसे आप बोलते हैं एनओसी, आपको एनओसी देना होगी कि यदि आपका चयन यहां पर हो जाता तो उस विभाग को किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होगी, मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी। मतलब रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, मतलब आपके पास में रोजगार नहीं, यदि आप यहां पर कहीं पर जॉब कर रहे, कहीं से एनओसी ले रहे तो आपको रोजगार कार्यालय पंजीयन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी रोजगार में हैं। फिर इसी के साथ में और आप देखेंगे तो इन्होंने दिया परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र, तो इन्हें क्लियर कहा है कि विज्ञापित पद इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नों की ओएमआर। और सबसे अच्छी बात, जो नॉर्मलाइजेशन से डरते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन से डरने की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी, सभी के लिए सेम होगी, ना कोई नॉर्मलाइजेशन ना कोई एक ही पेपर में करो इतना अच्छा स्कोर करो इतना अच्छा स्कोर करो। और हम आपसे फिर कहे तैयारी इस लेवल की हो, इस लेवल की हो कि इधर से आप जाए स्टूडेंट बन के उधर से निकल के आए एज इस पोस्ट के लिए जा रहे तो इस पोस्ट के लिए। और फॉरेस्ट वाले बच्चों को तो मैं बार बार बोलता हूं कि इधर से जाओ एक से स्टूडेंट बनकर, उधर से आओ अधिकारी बनकर। क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी वैसी होती है। और हम दीपश्री एकेडमी राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी तो करवाता ही करवाता और मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान है। अब इसमें भी आप इस लेवल पर जाए और इसी एग्जाम में बहुत अच्छी होती है कि एग्जाम एक स्ट्रेटजी मांगती है, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करे और इसी चैनल पर जाए। मेरे बहुत सारे वीडियो डले हुए भी हैं कि ऐसे एग्जामों को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे प्रिपरेशन की जाती है और कैसे सिलेक्शन तक लिया जाता है। तो ये चीजें इसमें दी हुई है। विज्ञापित पदों के 3 गुना आप देखो इसमें भी, और देखिए इंदौर भोपाल जबलपुर परीक्षा केंद्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब केवल एक एग्जाम दो और डायरेक्ट इस एग्जाम को क्वालिफाई करो या 3 गुना में आते तो आप सीधे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। फिर उसके बाद में परीक्षा के नियम वगैरह निर्देश हमें इतनी आवश्यकता है नहीं, मतलब चीजें रहेगी, आप
एग्जाम में देते आ रहे हैं, ये वीडियो में भी हम उतनी चीजें, फिर हम आपको डिटेल में और चीजें रहेगी तो बता देंगे। ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमने उसी को निकाला है। इसमें इन्होंने कहा है कि भारत के नागरिक तथा भारत के संविधान के तहत मान्य श्रेणियों के आवेदकों को परिवहन विभाग में, अब टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट इन्होंने दिए 35 में भी 10 यूआर, 6 एससी, 7 एसटी, 9 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस। साथ ही उन्होंने फिर कहा है कि रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या, मतलब 4 यूआर, 2 एससी, 2 एसटी, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस। ये ऐसी चीजें हैं कि यहां पर केवल और केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं का ही सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज बात आती है कि सर यदि महिला इतनी हुई नहीं तो, लड़कियां इस कैटेगरी से हुई नहीं, तो उन्होंने क्लियर लिखा है कि जिस कैटेगरी की महिला की पोस्ट है, यदि उस कैटेगरी से महिला नहीं मिल पाती है तो उसी कैटेगरी के पुरुष में इस पोस्ट को दे दिया जाएगा कि उस कैटेगरी का पुरुष इस पोस्ट को उठाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षित है, तो एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल इन चारों के लिए एक एक पोस्ट जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी है। अब आप देखेंगे 35 पोस्ट है, और हम फिर कहें या तो मध्य प्रदेश में व्यापम के थ्रू आरक्षक की आरटीओ में जो आरक्षक होते हैं उसकी भर्ती होती है, या एमपीपीएससी सिविल सर्विस के द्वारा आरटीओ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है। ये पहली बार भर्ती है ऐसी, और आप इसको करें, बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करें। 3rd ग्रेड की पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। और परिवहन विभाग तो बात ही आप जानते हैं कि जब भी कहीं पर भी गाड़ी, जितने भी गाड़ियां चल रही है, हर व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट के साथ में ही चलाता है। और 4 व्हीलर तो बिना डॉक्यूमेंट, यदि आपका फिटनेस नहीं है, बीमा नहीं है, तो कोई गाड़ी नहीं चलाना पसंद करता। रोड टैक्स, परमिट, सभी चीजें देखता ही देखता है, ये उसी की है। साथ ही इन्होंने फिर कहा है कि ये 35 पोस्ट में महिलाएं भी है। इसी के बाद में 87-13, ये तो एक तरीके से ऐसी चीजें चल रही है कि इससे कब मुक्ति मिलेगी 87-13 से। उन्होंने 4 पोस्ट जो ओबीसी की 9 पोस्ट थी, उस 9 पोस्ट में से 5 ओबीसी में रखी और 4 को फिर उसमें डाल रखी है उन लोगों ने। अब यहाँ पे पद का विवरण, परिवहन विभाग, श्रेणी कैसी है, 3rd ग्रेड है, एग्जीक्यूटिव है। पद कैसा है, स्थायी है। साथ ही इसकी बात करें 5200 बेसिक, 20,200 और 2800 ग्रेड पे, और राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित महंगाई भत्ते होंगे। कर्तव्य क्या है, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम नियम, मध्य प्रदेश मोटरयान नियम तथा मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम के अंतर्गत परिवहन विभाग से संबंधित समस्त आवंटित कार्य। अब आप नाम ही देख रहे हैं, परिवहन विभाग। हर व्यक्ति गाड़ी चलाता है, उसके पास में गाड़ी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है और बाय चांस कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो आप भी जानते हैं कि कितना व्यक्ति परेशान होता है और कितने लेवल तक चले जाता है। यही इन सभी की चेकिंग करने का ही काम होगा इसका। अब परिवहन उप निरीक्षक, पद का नाम क्या है, परिवहन उप निरीक्षक, मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं शारीरिक योग्यता, मतलब आप एक बार जाएंगे, परमानेंट परिवहन विभाग में रहेंगे। अब ऑटोमोबाइल, ये पूरी वही डिटेल दी हुई है जो हमने पहले देखी। आयु सीमा क्या, 21 वर्ष आयु पूरी कर ली हो, 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, संगणना इसमें की जाएगी। उसी के बाद में उन्होंने लिखा कि किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन के द्वारा भरे जा सकेंगे। मतलब यदि महिलाएं नहीं मिलेगी तो उसी विभाग के पुरुषों को दे दी जाएगी। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षित है। अब ये सभी सिविल की जो शर्तें वगैरह दी हुई है वो चीजें। अब आप सब लोग सोचेंगे सर सिलेबस क्या है, क्या चीजें, तो इन लोगों ने कहा है कि विज्ञापन तिथि अभी दी है, आवेदन 20 जून से भरे जाएंगे 19 जुलाई तक। त्रुटि सुधार दिया हुआ है। और हम तो आपसे कहे पहली बार में इतना अच्छा फॉर्म भर लो, क्योंकि हम जिस दिन फॉर्म भरने के लिए जाते हैं उस दिन भी पूरी तरीके से देखा तो देख लिया, नहीं तो देख ही नहीं पाते हैं। और जब हमारा सिलेक्शन हो जाता तब दौड़ते हैं कि अब तो मेरा फॉर्म गलत भर गया, और बहुत परेशान होते हैं। इसलिए जब भी फॉर्म भरे बहुत सावधानी पूर्वक भरे। भरने के बाद प्रिंट आउट ले, अपने व्हाट्सएप की दुनिया से, फेसबुक की दुनिया से बाहर निकले, अपने फॉर्म को पूरा चेक करे, आपने पूरी चीजें सही है, किसी भी मात्रा मतलब नाम में भी कोई सा भी एक आध लेटर एक्स्ट्रा तो नहीं हुआ। क्योंकि ये जब हम इंटरव्यू के समय पर दौड़ते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा मेंटल लेवल पर प्रेशर होता है, क्यों ना हम पहले इन चीजों को कर ले। अब ये चीज पूरी दी है। साथ ही उन्होंने कहा प्रवेश पत्र कब उपलब्ध होंगे, लिखित परीक्षा कब होगी, सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज कब होंगे, इनका विलंब शुल्क क्या होगी, साक्षात्कार तिथि बाद में ये घोषित करेंगे कि इनकी कब चीजों कि ये धीरे धीरे। तो अभी हमारा टारगेट यही हो
कि यदि आपके पास में जो जो क्वालिफिकेशन मांगा गया ये सभी चीजें, ये इंटरव्यू का फॉर्मेट है। जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे तब इन चीजों को देखेंगे। उसी के बाद अब इसका ये सबसे बड़ी बात आती है बहुत सारे बच्चों को एक शुल्क, कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अभ्यर्थियों की फीस कितनी है? 250 रुपये। से सभी के लिए श्रेणी और मध्य प्रदेश बाहर के निवासियों के लिए 500 रुपये, ये इसकी फीस है। इसी के साथ में आप और देखेंगे आयु संबंधी, तो उन्होंने कहा केवल हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी अथवा मेट्रिकुलेशन के अंक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख हो। शैक्षणिक अर्हता है शासकीय सेवक होने का प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद और विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि शासकीय सेवक होने का भी आपको प्रमाण पत्र देना है। बाकी सभी चीजों के बारे में दिया है। उसी के बाद में इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि इससे रिलेटेड, और सबसे अच्छी बात यह कि ऑफलाइन एग्जाम है, ओएमआर पर होगी, सभी बच्चों के लिए सेम पैटर्न होगा, किसी के लिए कोई नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन का जो एक प्रकार से जो चीजें चल रही है उसका कोई तोड़ नहीं है कि उसके बिना बच्चा बहुत परेशान हो रहा है और न जाने क्या चल रहा है। इससे अच्छा कोई नहीं होगा कि एक एग्जाम होगी, ऑफलाइन एग्जाम होगी, सबके लिए सेम होगी। इन्होंने कहा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आयोग की साइट पे ही ये जारी कर देंगे, कुछ दिनों में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। अभी इसी के साथ में ये जो वैकेंसीज वगैरह होती है तो ये तो आती है, आपकी तैयारी इस लेवल की हो, इस लेवल की हो कि फिर आपको कोई रोकने वाला ना हो, फिर आपको कोई भी व्यक्ति रोकने वाला ना हो, आप उस लेवल की तैयारी करें। साथ ही कि आप अपनी तैयारी को उस लेवल पर करके रखें। इसी के साथ में आपको और भी जो जानकारी रहेगी, आप हमारे क्लास के जो नंबर है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दीप श्री अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।